स्टूडेंट्स, हम लोग डिटर्मिनेंट को आज आगे पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट हम लोग लास्ट के क्लास में पढ़े थे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम लोग फोर्थ लेक्चर तक में बोर्ड लेवल तक सारा कंप्लीट कर दिए थे। फोर्थ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे। फिफ्थ लेक्चर में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, उस पर आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। और जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्राइमर्स रूल होता है, वो शायद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ एक दो और प्रॉपर्टी है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर क्राइमर्स रूल में आएंगे। हम लोग लास्ट के क्लास का जो लास्ट प्रॉपर्टी था वो था डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, उसका एक एग्जांपल करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि डेल एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स और 3 ऐसा कुछ है। ठीक है, और हम लोग को पूछ रहा है डी बाय डी एक्स ऑफ डेल एक्स। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू मान लो 0। ठीक है, 0 पे इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको समझते हैं। तो आप पहले निकालो डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एक्स। तो पहले फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन का क्या होगा कॉस एक्स, कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और इसको छोड़ेंगे टेन एक्स और 3। ठीक है, प्लस फिर सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, यानी साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसका तो 0 होगा। ठीक है, और अब हम पुट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एक्स। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0, तो इन सब में 0 पुट कर दो। यहाँ क्या देगा 1, साइन 0 क्या होता है 0, मतलब 0, ये भी 0 और ये 3, प्लस 0 1 1 0। कैलकुलेट करो, ये हो गया 3 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, कुल मिला के हो गया 2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजी एग्जांपल दिए हैं ताकि समझ में आ जाए ठीक से। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, प्लस फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो वैल्यू पे पूछ रहा है वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और इस पर एक अच्छा क्वेश्चन हम आगे करवाएंगे आप लोगों को, सीट में है। एंड देन nth डेरिवेटिव का इसमें यूज किया गया है डिफ्रेंशिएशन में, और वो कैसे होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग एग्जांपल समझे, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। किसी डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन करना होगा तब कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना सही से। डेल एक्स इज इक्वल टू, अगर दिया हुआ है ऐसा एफ एक्स जी एक्स पी एक्स क्यू एक्स, ये 3 ऑर्डर का भी रह सकता है। 2 ऑर्डर इसलिए लिख रहे हैं कि कम लिखना पड़ेगा, 3 ऑर्डर थोड़ा बड़ा होता है, बाकी रूल सबके लिए होगा। ठीक है, देन ऐसा करते हैं, यहाँ पे 3 ऑर्डर ले लेते हैं, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात हम बताना चाह रहे थे, ए यहाँ ले लेते हैं हम एल एम एन। ठीक है, पी क्यू आर, बाकी 2 रो को कांस्टेंट रखें। सिर्फ फर्स्ट रो फंक्शन इन एक्स है, सेकेंड रो और थर्ड रो क्या है कांस्टेंट है। देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डेल एक्स डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो हम फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, जो फर्स्ट रो है ना सभी को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, यहाँ डेल एक्स है, डेल एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ a टू b gx dx, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b hx dx, और बाकी दोनों रो को छोड़ देंगे l m n p q r। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है सही से, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो फंक्शन इन आर है, सेकेंड और थर्ड रो क्या है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट रो को पूरे को इंटीग्रेट कर दिए, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करते हैं। आप लोग इंटीग्रेशन जानते होंगे, कम से कम फिजिक्स में तो रेगुलर यूज होता है, वहाँ से आप लोग देख लेना जो 12th के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लोग समझना सही से, ठीक है। अगर इसमें एक से ज़्यादा रो में फंक्शन इन एक्स रहेगा, एक से ज़्यादा रो में फंक्शन इन एक्स रहेगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज तभी कर पाएंगे जब उसको एक्सपेंड कर देंगे डिटरमिनेंट को। मतलब अंदर इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगा सकते हैं। तब सिर्फ एक रो में फंक्शन इन एक्स रहेगा या एक कॉलम में फंक्शन इन एक्स रहेगा, तभी हम अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के मन में ये भी आता होगा, भाई हम अंदर क्यों लगा रहे हैं, एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग पीछे देखे हो, एक्सपेंड करना हमेशा आसान नहीं होता है ना। एक्सपेंड करने पे बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ सकता है कभी कभी, और ये सब एक्सप्रेशन है, आप देख ही रहे हो। तो एक्सपेंड करोगे तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन के आएगा, उसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए अंदर इंटीग्रेट करना ही इम्पोर्टेंट होता है। अंदर इंटीग्रेट करने से हम लोग कैलकुलेशन ईजी होता है, ठीक है। और ऐसे एक से अधिक रो फंक्शन इन एक्स देगा तब तो मतलब एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, एक्सपेंड करके ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हम नोट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। इफ़ more than one rows or columns are function in x, then we use integration after the expansion, ठीक है। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद ही हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। एक बार हम और समझा दे रहे हैं, इंटीग्रेशन का यूज हम लोग करते हैं डिटरमिनेंट में कैसे। अगर सिर्फ एक रो ये 3 ऑर्डर का है, ऐसा 2 ऑर्डर में भी रह सकता है, 4 ऑर्डर में भी रह सकता है। सिर्फ एक रो या एक कॉलम अगर फंक्शन इन एक्स रहेगा, तभी हम डिटरमिनेंट के अंदर इंटीग्रेशन का साइन यूज कर सकते हैं। अगर एक से अधिक रो फंक्शन इन एक्स रहा, ठीक है, कुछ कांस्टेंट भी मिक्स हो सकता है, बट यहाँ भी अगर इस रो में भी कोई एलिमेंट एक्स के टर्म में आ जाएगा, तब हम बिना एक्सपेंड के इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कोई रूल ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे जब ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये नोट हम लिखा दिए हैं, इफ मोर देन 1 रोज और कॉलम्स आर फंक्शन इन एक्स, देन वी यूज इंटीग्रेशन आफ्टर द एक्सपेंशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का यूज तभी कर सकते हैं जब हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, आफ्टर द एक्सपेंशन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट करें, इसके बाद इसका एग्जाम्पल करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर dx मिस हो गया था, चूंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट परफॉर्म होता है, सब में dx होना जरूरी है, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं, समझना ठीक से। डेल एक्स इज इक्वल टू, मान लो कि ऐसा है, साइन एक्स कॉस एक्स और मान लो x है, चलो 3 5 1 2 0 7 कुछ इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे कोई कांस्टेंट भी रह सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि फंक्शन इन x है तो x ही रहे, फंक्शन इन x के साथ कोई कांस्टेंट का मिक्स हो सकता है। जैसे मान लो चलो चेंज कर देते हैं, इसको कांस्टेंट ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग सोचते हो कि चलो x ही होना चाहिए। ये तो फर्स्ट रो फंक्शन इन x है और हम इंटीग्रेशन करते हैं इसको, मान लो 0 to पावर 2 इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, डेल एक्स dx। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सारे रो को एक साथ इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पावर 2 साइन एक्स dx, 0 to पावर 2 कॉस एक्स dx, 0 to पावर 2 8 dx, ठीक है। और ये सब सेम रहेगा, 3 5 1 2 0 7। चलो अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, लिमिट डाल दो 0 से पावर 2। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, लिमिट डाल दो 0 से पावर 2। और
h का इंटीग्रेशन क्या होगा 8x, लिमिट डाल दो 0 से π/2। बाकी सब में कुछ नहीं करना है। 3 5 1 2 0 7। चलो इसके बाद देखते हैं। ये देखो माइनस ऑफ क्या हो गया, cos π/2 0 -1, sin π/2 1 -0। ये π/2 डालोगे तो क्या मिलेगा 8 इंटू π/2 4π, 0 पर तो 0 ही हो जाएगा। चलो 3 5 1 2 0 7। चलो एक और स्टेप लिखते हैं हम लोग, तो रिजल्ट क्या देगा 1 1 4π 3 5 1 2 0 7। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं, चूंकि हम लोग को फैक्टराइज सब तो करना नहीं है, वैल्यू निकालना सीधे, तो सीधे एक्सपेंड करो 1 इंटू ये और ये खत्म 35 -0 -1 इंटू 21 -2 प्लस 4π इंटू क्या होगा 0 -10, ये हो गया 35 -19 और -40π। ठीक है, बस हो गया, कैलकुलेट कर लो। ये हो गया तुम्हारा 6 1 -40π, यानी 16 -40π, यही इसका आंसर हो गया। यानी कि बेटा हम ये बताए थे प्रॉपर्टी में, किसी एक रो में अगर फंक्शन इन x रहेगा तब हम अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी हम मान लो x डाल देते, 3x डाल देते, तब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, मतलब ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे हम। तब क्या करना पड़ता, यहीं पर हमको पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ता फंक्शन को। ठीक है, एक्सपेंड करते एक बड़ा एक्सप्रेशन बन के आता, और उसका इंटीग्रेशन भी इतना आसान नहीं होता। इंटीग्रेशन हमेशा आसान नहीं होता किसी भी फंक्शन में कर देने। जैसे डिफरेंशिएशन हम किसी भी फंक्शन का ईजिली कर सकते हैं, वैसे इंटीग्रेशन नहीं होता। उस हर क्वेश्चन के लिए अलग पैटर्न होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम नहीं रख रहे हैं एक्स। अगर ऐसा रहता तो बिना एक्सपेंड करे हम नहीं बना सकते। देखते हैं कोई क्वेश्चन कि एक से अधिक रो में फंक्शन इन एक्स है तो कैसे क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग देखें। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोग को बताते हैं। ठीक है, देखो बेटा एक क्वेश्चन लाए हैं, आप लोग ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर जेई सब में आते रहता है ना, एडवांस सब में। आप लोग उसको समझो, डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ देखो बहुत सारा रो और कॉलम फंक्शन इन एक्स है ना, तीनों रो और कॉलम फंक्शन इन एक्स। ठीक है, समझो फंक्शन इन एक्स के साथ कांस्टेंट का मिक्सअप हो सकता है, तो यहाँ पे हम रो के डिटरमिनेंट के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है। पूछ क्या रहा है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 del x dx, है ना। यहाँ अंदर साइन कॉस 1 सबका मिक्सअप है, देख ही रहे हो तुम। 1 cos x 1 - cos x 1 + sin x cos x 1 + sin - cos sin x और 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है यूज π/2। तो नोट क्या लिखाए थे अभी आप लोगों को कि अगर एक से अधिक रो या कॉलम फंक्शन इन एक्स रहेगा तब हम इंटीग्रेशन तभी यूज कर सकते हैं जब उसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस डिटरमिनेंट को बिना एक्सपेंड किए हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो एक्सपेंड करो, देखते हैं क्या हो रहा है। देखो बेटा जो डेल एक्स है ना, हम ऐसा करते हैं, सीधे सीधे रूल लिखते हैं। आप कुछ कुछ करो, मान लो R1 - R2 ही कर लेते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं R1 - R2 करो, देखते हैं। ऐसे भी डायरेक्ट एक्सपेंड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई चूँकि फैक्टर तो करना नहीं है। एक स्टेप लगा देते हैं, अच्छा रहेगा, कम से कम कुछ तो ईजी होगा। R1 टेंस टू क्या होगा, R1 - R2, और ज़्यादा कुछ नहीं करे तो ठीक है। ठीक है, चूँकि फ़ायदा नहीं है उससे। चलो देखते हैं, तो डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा, R1 - R2 करोगे तो तुम्हारा -sin x देगा, कम से कम एक 0 आ गया यहाँ। अब यहाँ पे क्या है, 1 - cos, ये कट जाएगा तो -sin x यहाँ भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 1 + sin x, हालांकि ये स्टेप बहुत यूजफुल नहीं है, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते थे हम इसको। 1 + sin x - cos x। ठीक है,
और साइन एक्स वन। कोई बात नहीं, एक्सपेंड करते हैं। ऐसे हम और कुछ प्रॉपर्टी सोच सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को इंटीग्रेट करना है। देखते हैं फर्स्ट रो का लोग एक्सपेंड कर देते हैं। माइनस साइन एक्स इंटू ये और ये खत्म, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ये मल्टीप्लाई करो, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तो जीरो ही है। और ये वाला देखो, माइनस साइन एक्स इंटू ये और ये खत्म, तो क्या हो गया, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस साइन क्यूब एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो इस साइड आते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसलिए बताए थे कि हम डायरेक्ट भी वहाँ से भी एक्सपेंड कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन होता है, क्योंकि फैक्टराइज यहाँ करना नहीं है। इसलिए जहाँ पे जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जैसे प्रूविंग वाला क्वेश्चन होता है, जैसे लेफ्ट साइड डिटरमिनेंट है, राइट साइड बहुत सारा फैक्टर्स है, अगर फैक्टर को एक्सपेंड करेंगे तो बहुत सारा टर्म में ब्रेक हो जाएगा, तो और ब्रेक होने के बाद फैक्टर करना मुश्किल होता है। तो वैसे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाने से फायदा होता है, जहाँ पे पता है कि फैक्टर नहीं आना, ऐसे कोई वैल्यू आएगा तो वहाँ डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहाँ बहुत सारा कट गया, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, साइन क्यूब एक्स भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बस क्या गया, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 2x बाई 2। क्या स्टेप समझा कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो साइन 2x बाई 2 कर लेंगे तो यहाँ 2 बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें पूछ रहा है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 डेल एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन 2x बाई 2 डी एक्स, ठीक है। तो आप -1/2 तो कॉमन ले लो। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस 2x बाई 2, 0 टू पाई 2 लिमिट डाल दो, ठीक है। अब देखो हम यहाँ 1/2 कॉमन ले लेते हैं, -1/2 ले लेते हैं तो 1/4 हो जाएगा, और कॉस 2x लिमिट क्या है, 0 टू पाई 2, 1/4 पाई 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं होगा, कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई क्या होता है, -1 और -1 यानी -2 यानी -1/2, फाइनली -1/2 यानी डी इज करेक्ट आंसर। एक और बार हम समझा दे रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, आप लोग समझना। इंटीग्रेशन अगर किसी डिटरमिनेंट में होता है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उस डिटरमिनेंट में सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम फंक्शन इन एक्स है कि ज़्यादा है। जैसे पिछला एग्जाम्पल था उसमें एक ही रो में फंक्शन इन एक्स था, तो हम अंदर इंटीग्रेशन का साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम एक नोट बताए थे, अगर एक से अधिक रो फंक्शन इन एक्स रहेगा तो पहले एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को तब इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ देखो तीनों रो फंक्शन इन एक्स था, पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो बिना एक्सपेंड किए हम इंटीग्रेशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते थे। यहाँ पर अगर अंदर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो गलत आएगा आंसर, समझ रहे हो। तो हम पहले एक्सपेंड किए, जैसे भी हो एक्सपेंड हम डायरेक्ट भी यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं सारा, क्योंकि यहाँ फैक्टराइज सब करना है नहीं। देखो सारा कट गया था लास्ट में, अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं भी यूज करते तो कोई खास दिक्कत हमें नहीं होता, ठीक है। चलिए यूज कर देते, थोड़ा राहत मिला हमें कैलकुलेशन में, तो सब फाइनली कैलकुलेट होकर के ये आ गया डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन यूज किया और इंटीग्रेट करके ये वैल्यू आ गया फाइनली, ठीक है। तो यही बात याद रखना कि अगर एक ही रो या एक ही कॉलम में फंक्शन इन एक्स रहेगा तब हम अंदर इंटीग्रेट करेंगे,
अगर एक से अधिक रो या कॉलम में फंक्शन इन एक्स रहेगा तो पहले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और तब उसके बाद इंटीग्रेट का सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। जो भी इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो यूज करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे। हम लोग एक दो और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 13 और हेडलाइंस दो, बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से बोर्ड में तो क्वेश्चन कम रहता है, नहीं रहता लगभग, ठीक है, बट जेई सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समेशन ऑफ द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का समेशन कैसे करते हैं? समेशन जस्ट लाइक इंटीग्रेशन, जो रूल इंटीग्रेशन के लिए था वो समेशन के लिए भी होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम समेशन होता है, ठीक है, जो कि आगे आप लोग पढ़ोगे कैलकुलस में। देखो, मान लो एक डिटरमिनेंट है del r इक्वल टू एफ आर जी आर एच आर पी क्यू आर ए बी, आर मत दो यहाँ, आर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। ए बी सी यू भी डब्ल्यू ले लेते हैं, ठीक है। चलो, यानी दो रो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, नंबर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। देन समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n del r, यानी इसका समेशन अगर लगाना है तो हम फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में समेशन यूज कर सकते हैं। समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n एफ आर, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n जी आर, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n एच आर, ए बी सी यू भी डब्ल्यू, समझे। अब इसका जो भी वैल्यू होगा वो हम यूज करेंगे। हम कुछ फार्मूला बता दे रहे हैं और एक नोट भी बता दे रहे हैं, जो इंटीग्रेशन के लिए नोट था वो सेम यहाँ भी रहेगा, ठीक है। इफ़ मतलब एक रो में फंक्शन इन आर रहेगा तभी अंदर समेशन यूज कर सकते हैं। अगर एक और रो में फंक्शन इन आर हो जाएगा तो फिर वही रूल पूरा पहले एक्सपेंड करेंगे फिर समेशन यूज करेंगे। सेम फार्मूला इंटीग्रेशन के जैसा ही है, ठीक है। इफ मोर देन वन rows or columns are function in R, then we use summation, ठीक है, after the expansion। मतलब समेशन का फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, समझ रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से समझना। कुछ रिजल्ट बता दे रहे हैं समेशन का, ऐसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज में इसको बताए हुए थे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए ये हेल्प करेगा, ठीक है। सम रिजल्ट्स, समेशन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n, इसको क्या लिखते हैं 1 + 2 + 3 + अप टू n। सीक्वेंसेज में इसको समेशन ऑफ n से भी लिखते थे, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। इसको अच्छा से याद रखना, सीक्वेंस सीरीज में हम लोग पढ़े थे और प्रूफ भी किए थे वहाँ पे। समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r², मतलब क्या हो गया 1², 2², 3² अप टू n²। इसको शॉर्ट में हम समेशन ऑफ n² भी लिख सकते हैं, ठीक है, समेशन ऑफ n², और इसका वैल्यू होता है n × n + 1 × 2n + 1 होल अपॉन 6, ठीक है। अगला रिजल्ट समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r³ r³, इसको खोलोगे तो क्या देगा 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³, ठीक है बेटा। शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ n³, और ये फार्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 2r - 1, ये ऑड नंबर n ऑड नंबर्स का सम है, ठीक है। इसको खोलोगे तो क्या देगा 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1, और इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो समेशन ऑफ 2n - 1, और ये रिजल्ट n² होता है। ये कैसे होता है,
देखो 1 + 3 4, दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, हाँ 4, 1 + 3 + 5 कितना 9, 3 लगातार ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 अगला 7 होगा, ऐड करेंगे तो कितना देगा 16, और लगातार 4 नंबर का सम है तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स दैट इज n स्क्वायर। और कुछ समेशन का रिजल्ट है उसको बताते हुए हम इस पर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, आप लोग नोट करिए। कुछ रिजल्ट पे फोकस कर रहे थे, कुछ और रिजल्ट बता दे रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा आप लोगों को, ठीक है, सही से याद रखना। समेशन ऑफ 2r, r = 1 to n, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर देगा, मतलब कितना 2 + 4 + 6 + up to 2n, शॉर्ट फॉर्म में इसको समेशन ऑफ 2n भी कहते हैं, और रिजल्ट होगा n × n + 1, ठीक है। ये तो सिंपली भी हम ला सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 up to n, 1 से लेकर n तक का सम होता है n + 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या होगा n + 1। खैर फार्मूला याद रखना होगा आपको, ठीक है। एक और फार्मूला बताते हैं, समेशन ऑफ r = 0 to n 3 to the power r, ऐसा कुछ है। इसको ब्रेक करोगे तो क्या देगा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस up to 3 का पावर कितना n, यहाँ n + 1 टर्म्स है टोटल, नहीं क्योंकि 0 से n है ना, तो 1 से n होता है n टर्म, 0 से n क्या होगा n + 1 टर्म, ये जीपी बना रहा है, जीपी के n + 1 टर्म का सम क्या होता है फर्स्ट टर्म इंटू r के पावर n + 1 - 1/r - 1, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर इसी में हम ऐसा करते समेशन ऑफ r = 1 से n 3 के पावर r, तभी रिजल्ट 3 से स्टार्ट होता है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू कहाँ तक जाता 3 के पावर n, तो ये n टर्म्स है यहाँ पर, ठीक है। तो रिजल्ट होता क्या चाहिए 3 × 3 के पावर n - 1/3 - 1, जो भी कैलकुलेशन होगा मान लो कैलकुलेट कर दें तो 3/2 × 3 के पावर n - 1, ठीक है। अगर ऐसा रहता समेशन ऑफ r = 1 to n 3 की पावर मान लो r - 2 रहता, तो ये n टर्म्स, ये यहाँ देखना नंबर ऑफ टर्म 1 से n जा रहा है मतलब n टर्म्स है। फर्स्ट टर्म कैसे डिसाइड होगा उससे एक बार एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो 1 डालोगे तो क्या मिलेगा 3 की पावर -1 यानी 1/3, 2 पर 0 2 पर 3 की पावर 0 यानी 1 + 3 के स्क्वायर अप टू n टर्म्स, तो रिजल्ट क्या होगा 1/3 × 3 की पावर n - 1/3 - 1, यानी क्या हो गया 1/6 × 3 की पावर n - 1, ठीक है। ये सब रिजल्ट अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत कम क्वेश्चन है यहाँ पे, बट आगे बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज तो देखे ही थे आप लोग, सीक्वेंस सीरीज के अलावा भी कैलकुलस में भी काम आते रहता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, समेशन ऑफ r = 0 to n NCR, ये कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला पढ़ना रहता है, NC0 NC1 NC2 up to NCn, इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। अगर इसी में लिखना रहेगा समेशन ऑफ r = 1 to n NCR, तो एक ये टर्म हट जाएगा, मतलब NC1 NC2 up to NCn, तो अगर NC 0 से रहता तो 2 to the power n होता, NC 0 का वैल्यू 1 होता, 2 to the power n - 1 हो जाएगा। एक स्टेप हम एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं, 2 to the power n - NC0 यानी 2 to the power n - 1। अगर इसी में ऐसा रहता r = 1 से n या 2 से n रहता, ठीक है, r = 2 to n NCR, ठीक है। अब NC2 से स्टार्ट होगा, NC2 NC3 NC4 up to NCn, अब NC0 और NC1 दो ठो नहीं है, तो 2 to the power n में से माइनस कर दो NC0 और NC1 भी, तो 2 to the power n माइनस इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू होता है n, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये सब हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, अगर क्वेश्चन के अंदर यूज होता है तो यही स्टूडेंट फंसता है अक्सर, ठीक है। तो एडवांस में यहीं से क्वेश्चन सब रहता है बहुत सारा, तो हम देखेंगे ही अभी, आप लोग इसको अच्छे से समझें और नोट करें, और फिर इसका एप्लीकेशन समझाते हैं क्वेश्चन में कैसे होता है, ठीक है। देखो बच्चा एक क्वेश्चन है,
डेल आर इजकल टू 2 to the power r minus 1 2 into 3 की पावर r minus 1 3 into 4 की पावर r minus 1 1 2 3 2 की पावर n 3 की पावर n plus 1 4 की पावर n plus 2, यानी फर्स्ट रो फंक्शन इन r है, सेकेंड और थर्ड रो क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी समेशन का जो साइन है वो डिटर्मिनेंट के अंदर यूज हो सकता है, ठीक है। तो हम करते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही रहता है, फर्स्ट रो ही रहेगा, है ना। ज़्यादा अगर देगा फंक्शन इन आर तो फिर एक्सपेंड करके बनाना होगा, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, वैसा रहता नहीं है अक्सर, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर इसी फॉर्म पे रहता है। चलो सॉल्व करते हैं। तो समेशन ऑफ r इजकल टू 1 to n डेल आर निकालना ना बेटा, तो आप समेशन अंदर यूज कर लो 1 to n 2 की पावर r minus 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉन्स्टेंट बाहर मल्टीप्लाई हो सकता है, समेशन ऑफ 1 to n 3 की पावर क्या r minus 1 समेशन ऑफ 4 to the power r minus 1 r इजकल टू 1 to n, ठीक है। ये सब तो सेम रहेगा 1 2 3, और ये क्या होगा बेटा 2 की पावर n 3 की पावर n प्लस 1 4 की पावर n प्लस 2। चलिए फार्मूला यूज करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। ये देखो जीपी होता है, 1 डालोगे तो क्या मिलेगा 2 की पावर 0 1, 2 डालोगे 2 की पावर 1 1 2 4, ऐसा है। जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होगा, 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो ऐसे भी 1 होता है, नहीं। चलिए 2 इंटू, ये भी जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 है, और 3 की पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ देखिए 3 इंटू, यहाँ भी 1 से स्टार्ट होगा, 4 टू द पावर n माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 अपॉन 1 2 3, और क्या है 2 की पावर n 3 की पावर n माइनस प्लस 1, ये क्या है 4 की पावर n प्लस 2, है ना बेटा। चलो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, ये 1 सब कैंसिल, एक स्टेप और लिख देगा समझने के लिए। चलिए तो फर्स्ट वाला रिजल्ट क्या है 2 की पावर n माइनस 1, और ये 3 की पावर n माइनस 1 4 की पावर n माइनस 1, ठीक है। 1 2 3 2 की पावर n 3 की पावर n प्लस 1 4 की पावर n प्लस 2। अब यहाँ से सोचो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। देखो बेटा अगर हम ऐसा लिख दें r1 टेंस टू r1 प्लस r2, या r2 टेंस टू r2 माइनस r3 टेंस टू r3 माइनस r2, तो फर्स्ट और थर्ड सेम हो जाएगा। अभी हम r1 टेंस टू r1 प्लस r2 लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ 1 1 कैंसिल, 2 की पावर n, यहाँ क्या होगा 3 की पावर n प्लस 1, ठीक है बेटा। यहाँ क्या होगा 4 की पावर n प्लस 2, 1 2 3 2 की पावर n 3 की पावर n प्लस 1 4 की पावर n प्लस 2। अब देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, समेशन जो पढ़े थे उसका यूज किए हैं, और ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट बना लिए। सोचो अगर ये समेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़े रहते, आप लोग देखना किसी का भी वीडियो देखना, आप लोग को फ्रीडम, अभी तो सब लोग यूट्यूब वीडियो डाल रहे हैं, तो वही 6 प्रॉपर्टी बताएंगे, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ये सब तो खैर बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, कोई बताते ही नहीं जल्दी। और सोचो अगर नहीं बताए रहते तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है। ऐसा बहुत क्वेश्चन है जेईई में पूछा हुआ, ठीक है, तो हम करेंगे ही ऑलरेडी। तो बेटा हर कंटेंट हर चीज़ को अच्छा से समझना है। वीडियो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वीडियो में बस बच्चे को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे रहते हैं, चलो भाई हम अच्छा से कॉमेडी करते हैं, अच्छा से बच्चे को इंटरटेन करवाते हैं, उसके चक्कर में कंटेंट जो होता है ना जेईई लेवल का या अच्छा कॉन्सेप्ट होता है वो स्किप हो जाता है, ठीक है। और ऐसे केस में क्या होता है, बच्चे के साथ उसका करियर के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करते। मेरे कोई भी वीडियो देखोगे, अगर आप शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आपको बोर्ड का भी और जेईई का भी 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं हम एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं, नोट करो आप लोग, ठीक है। देखो बेटा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेके आए, इसको समझना सही से आप लोग। इफ डीके इजकल टू 1 2k माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या देख रहे हो आप
फर्स्ट कॉलम फंक्शन इन के है, सेकेंड और थर्ड कांस्टेंट है, समझ रहे हो। अगर हम यहाँ से के हटा देते तो हम थर्ड रो भी फंक्शन इन के कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम भी फंक्शन इन के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ है तो हम फर्स्ट कॉलम के अलग कर सकते हैं फंक्शन इन के, ठीक है। तो समेशन यूज अंदर कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड और थर्ड कॉलम फ्री है केस, तो हम लोग बनाते हैं, ठीक, समझो। समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n डी के इक्वल्स 56। फर्स्ट कॉलम यूज करो, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n 1, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n 2k, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n 2k minus 1 n square plus n plus 1 n square plus n plus 1 n square n square plus 1 n square plus n plus 1, ठीक है बुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होने वाला देखो, 1 1 1 1 n टाइम जोड़ो, क्या देगा n, 2k का समेशन, अभी बताए थे 2r का समेशन, r की जगह k यूज हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, n इवन नंबर का सम, 2 कॉमन लोगे 1 से लेके n तक का सम, तो रिजल्ट देगा क्या, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। और ये n ऑड नंबर का सम, तो जानते ही हो n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड, और ये दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है, कितना दिया हुआ है 56, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। C2 टेंस टू C2 माइनस C3, चलिए ये क्या देगा 0, और यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n, ये कट जाएगा नहीं, माइनस 1, ये भी 0 0, n स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो n बचेगा नहीं, यहाँ क्या कैंसिल होगा, माइनस n माइनस 1, ठीक है। और ये n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 56। देखो वो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, या फर्स्ट रो के अलॉन्ग या फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, क्योंकि 2 0 इधर भी है और इधर भी 2 0 है, ठीक है। तो चलते हैं इधर से करते फर्स्ट रो, n इंटू क्या देगा ये, और ये खत्म, तो माइनस प्लस n प्लस 1, ठीक है, और ये तो 0 ही हो गया, इक्वल टू 56 को ले सकते हो 7 इंटू 8, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये 2 लगातार, चूँकि n यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है, काउंटिंग है ना, 1 से लेके n जा रहा है, तो 2 लगातार नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, यहाँ भी 2 लगातार नेचुरल प्रोडक्ट, तो छोटा नंबर छोटा के बराबर और बड़ा नंबर बड़ा के बराबर, ठीक है। n प्लस 1 का वैल्यू 8 होगा और n का वैल्यू क्या होगा 7, सिद्ध आंसर कौन सा ऑप्शन है? एक मिनट, n प्लस 1 है, तो छोटा नंबर n है, बड़ा नंबर n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 को 8 करोगे n तब भी 7, और n को 7 करोगे तब भी 7 आंसर है। ऐसे हम आंसर एक बार देख लेते हैं, ठीक बेटा। हम लोग का n का वैल्यू 7 आया, लेकिन 7 किसी ऑप्शन में नहीं है, बट नन ऑफ दीज है, इसलिए डी इज करेक्ट। समझ में आ गया? एक और बार हम समझा देते हैं। फर्स्ट कॉलम फंक्शन इन के था, तो हम समेशन यूज किए फर्स्ट कॉलम में, और सारा फॉर्मूला जो पीछे बताया है वो यूज किए सही से, और ऐसा आ गया, ठीक है। तो हम C1 माइनस C2 करें एक जीरो लाने के लिए, फिर C2 माइनस C3 की दूसरा जीरो लाने के लिए, और ऐसा आ गया, फिर कैलकुलेट किए तो ये फैक्टर दिया। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन बिना क्वाड्रेटिक के सॉल्व किए हैं। तो यहाँ 7 इंटू 8 आया, छोटा नंबर n है, बड़ा नंबर n प्लस 1, यहाँ छोटा 7 बड़ा 8, n को 7 के बराबर किए, n प्लस 1 को 8 के बराबर करेंगे तब भी n 7 ही होगा, और n का वैल्यू 7 किसी ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज था, इसलिए डी इज करेक्ट, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए, और देखिए हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं,
समेशन से, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज़ वगैरह सबका वो कंप्लीट हुआ, और हम लोग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रैमर्स रूल। हालांकि हम आज ही सोचे थे करवाएंगे, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा फास्ट में हम बता दिए कॉन्सेप्ट। ये सब आपको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं करेगा, आप लोग को अच्छे से समझना होगा सब चीज़। तो हम लोग अब जो है ना क्रैमर्स रूल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट का, ठीक है, जैसा कि हम बताए थे शुरू से, ठीक है। तो एक और लेक्चर होगा डिटरमिनेंट का क्रैमर्स रूल के लिए, और अगला लेक्चर यानी कि वो समझो कि जेईई में अगर एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट से पूछता है तो 80% चांस क्रैमर्स रूल से पूछने का होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्रेश अच्छे से करेंगे। आज हम लोग के 10-15 मिनट और टाइम था, लेकिन उतना में ख़त्म नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम अगले क्लास में पूरा क्रैमर्स रूल को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो अगला क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा डिटरमिनेंट का, तो आप लोग इसको देखना सही से, और आप लोग सही से नोट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जब भी वीडियो देखने बैठो तो एक साथ, मतलब कि जैसे होता है ना कि ब्रेक करके नहीं देखना है, जब आप बैठो तो टाइम ले करके बैठना है, 2 घंटे का वीडियो देखना है, नोट भी करना है, ठीक है। एक बार तो आप पहले पूरा वीडियो देख लो, ठीक है, बिना नोट उठ किए। दूसरा बार नोट करते टाइम देखो, ठीक है, नोट करते करते अपना देखना, उससे क्या होगा, काफ़ी अच्छा से रिवाइज भी हो जाएगा और नोट भी कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो। और उसके बाद क्वेश्चन जैसे कि हम बताए थे 4th वीडियो के बाद आप बोर्ड लेवल का सारा क्वेश्चन बना सकते थे। 5th और 6th वीडियो जो है डिटरमिनेंट का, ये हम लोग का कंपटीशन लेवल का अच्छा क्वेश्चन, एडवांस लेवल या जो टफ क्वेश्चन है उसको बनाने में हेल्प करेगा। और अब किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम बना सकते हैं अब क्रैमर्स रूल को छोड़ करके। क्रैमर्स रूल वाला कैसा क्वेश्चन होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है वो, उसमें जैसे इन्फिनाइट सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, है ना, इस सब का कुछ कॉम्बिनेशन रहता है, तो उस पर हम अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, थैंक यू।